everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and in this video I'll teach you class 10th English chapter The Sermon at Benares. तो गाइज ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा यानी कि लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में एंड उनका जो पहला sermon था उसके बारे में। अब ये sermon क्या होता है? sermon होता है एक टाइप की रिलीजियस टीचिंग। तो बुद्धा ने जो पहली अपनी रिलीजियस टीचिंग दी थी उसके बारे में हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपको बुद्धा की लाइफ के बारे में जो है, गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ एंड उसके बाद डिटेल में उनका sermon डिस्कस करा गया है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमें बताया गया है दैट गौतम बुद्धा ही वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली। उनके फादर एक किंग थे, ठीक है। कहाँ पे था उनके फादर का किंगडम? इन नॉर्दर्न इंडिया। सो ही वाज बोर्न एज अ प्रिंस। वो एक राजकुमार थे और जब वो पैदा हुए तो उनका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ गौतमा, ठीक है। पहले गौतम बुद्धा का नाम क्या था? लॉर्ड बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा, ठीक है। तो ही वाज बोर्न एज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार थे। एंड यू नो एक बात है जो हमारे को इस चैप्टर में नहीं बताई गई है बुद्धा की लाइफ के बारे में, क्या कि जब वो पैदा होने वाले थे उस समय पे गाइस भविष्यवाणी हुई थी, ठीक है। एक ब्राह्मण ने एक भविष्यवाणी करी थी कि ये जो गौतम बुद्धा हैं जब ये पैदा होंगे और जब ये बड़े होंगे गाइस, तो या तो जब ये बड़े होंगे तो एक बहुत ही पावरफुल रूलर बनेंगे, बहुत ही पावरफुल मोनार्क बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब जो बहुत सारे एरियाज पे रूल करेंगे। या तो ऐसा होगा कि ये बहुत बड़े राजा बन जाएंगे, या फिर ऐसा होगा क्या कि गौतम बुद्धा जो है एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे, यानी कि एक मॉन्क बन जाएंगे, ठीक है, एक साधु बन जाएंगे। और ये जो भी लाइफ की जितनी भी किंगडम हो गया, लग्जूरियस थिंग्स हो गई, सबका त्याग करके जो है एनलाइटनमेंट की खोज में निकल पड़ेंगे। एनलाइटनमेंट मतलब बहुत ही आप कह सकते हो हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, उसके जो है ढूंढने में उसको सफ़र पे निकल पड़ेंगे, एक मॉन्क बन जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी एक ब्राह्मण ने करी थी कि या तो बुद्धा कौन बन जाएंगे? एक बहुत बड़े रूलर बनेंगे, एक ऐसे राजा जो बहुत सारी जगहों पे रूल करेंगे, और या फिर वो क्या बन जाएंगे? एक मॉन्क बन जाएंगे। एंड यू नो गाइस व्हाट हैपेंड। तो जब उनके फादर को ये बात पता चली कि ये मॉन्क भी बन सकते हैं, ये साधु भी बन सकते हैं, ये त्याग कर सकते हैं किंगडम एंड सब कुछ, तो उनके फादर ने क्या करा? बुद्धा को जो है लाइफ की जितनी भी सफरिंग्स होती हैं, सफरिंग मतलब जो भी दुख एक इंसान की जीवन में आ सकते हैं, बीमारी हो गई या डेथ, हर एक टाइप की परेशानी और दुख जो होते थे वर्ल्ड की, उनसे बुद्धा को शील्ड करके रखा गया था। जब वो छोटे थे उनके फादर ने उनको पता ही नहीं चलने दिया, शील्ड करके रखा संसार के सारे दुखों से, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब बुद्धा को सब दिखता है अपनी आंखों से, एंड देन ही वेंट टू हिज पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। तो पढ़ते हैं आगे का चैप्टर। तो जब देखो आपने पढ़ लिया ही वॉज बोर्न एज अ प्रिंस और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। 12 साल के होते हैं तो उन्हें स्कूलिंग के लिए हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उनके फादर उनको एक स्कूल में हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ने भेज देते हैं जब वो 12 ईयर्स के थे। अब जब उसके बाद 4 साल बीत जाते हैं, यानी आप मान लो बुद्धा हो जाते हैं 16 ईयर्स के। जब बुद्धा हमारे 16 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो अपने घर वापस आते हैं, और जब वो घर आते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है एक राजकुमारी, शादी करा दी जाती है एक प्रिंसेस से। आफ्टर दैट 10 ईयर्स तक वो जो है अपनी रॉयल फैमिली में रहते हैं। उनका एक बेटा भी होता है। बट एक बार ही क्या होता है, जब बुद्धा 25 ईयर्स के हो जाते हैं, बुद्धा जो है हंटिंग के लिए जाते हैं, यानी कि शिकार करने जाते हैं। हमें इस चैप्टर में ऐसे बता रखा है तो बुद्धा जो है गाइस शिकार करने के लिए जाते हैं। और अभी तक जो है हमारे प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा, उनको उनके फादर ने शील्ड कर रखा था फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हमारे को बुक में बहुत शॉर्ट में बता रखा है, यहाँ बुक में तो एक लाइन में बता रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि बुद्धा को शील्ड कर रखा था फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो क्यों कर रखा था? बिकॉज ऑफ दैट भविष्यवाणी, ठीक है। तो जो है उनके फादर ने उन्हें अभी तक 25 साल की उम्र तक, उनकी शादी भी हो गई, उनका बेटा भी हो गया, बट अभी तक उनके फादर ने उनको शील्ड कर रखा था गाइस फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बट एक दिन क्या होता है, बुद्धा जो है हंटिंग पे शिकार करने जाते हैं। एंड जब वो हंटिंग करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, तो वो देखते हैं अपने सामने संसार के दुख। सबसे पहले वो क्या देखते हैं? एक सिक मैन को, एक बीमार आदमी को देखते हैं। उसके बाद वो एक एजेड मैन को देखते हैं, एक बहुत बूढ़े इंसान को देखते हैं। उसके बाद वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं गाइस। एंड फाइनली वो एक मॉन्क को देखते हैं, एक साधु को देखते हैं जो है भिक्षा मांग रहा होता है। ही वॉज बेगिंग फॉर आर्म्स, यानी कि भिक्षा मांग रहा होता है। तो वो देख कर गाइस आप पहली बार जो है बुद्धा जी ने जो है सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड देखी थी। दिस साइट मूव्ड हिम, वो बहुत मूव हो जाते हैं ये सब देख के। एंड उसी समय ही
went on to seek enlightenment. Enlightenment मतलब a very high spiritual knowledge, a very high level of spiritual knowledge about our world, कि ये जो है, ये जो संसार के दुख हैं, इनका आंसर क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है, वो सब जानने जो है बुधा जो है अपना किंगडम, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने पूरा का पूरा जो उनका किंगडम था उसको छोड़ के जो है पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट पे निकल पड़ते हैं, ढूंढने के लिए एनलाइटनमेंट को निकल पड़ते हैं, ठीक है। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वॉन्डर्ड मतलब वो इधर से उधर 7 सालों तक घूमते हैं, एंड फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं और वाव करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कि जब तक अब उन्हें एनलाइटनमेंट गेन नहीं होगी वो उस पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे, ना ही कुछ खाएंगे, कुछ नहीं, वो उठेंगे ही नहीं जब तक उनको एनलाइटनमेंट गेन नहीं होती है। एंड enlightened आफ्टर 7 days, जब वो वहाँ पीपल ट्री पे बैठते हैं, विद इन 7 days ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, एंड उसके बाद वो उस पेड़ का नाम रख देते हैं, ही रीनेम दैट ट्री एज द बोधि ट्री। बोधि ट्री मतलब ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ, क्योंकि अब बुधा एनलाइटेंड हो गए थे, एनलाइटेंड मीन्स ही वाज अवेक नाउ, ही वाज बुधा, इसलिए गाइस बुधा जो है इस ट्री का नाम रख देते हैं बोधि ट्री, ठीक है। तो हियर इज द पिक्चर ऑफ बोधि ट्री, इसी बोधि ट्री के नीचे बैठकर बुधा ने एनलाइटनमेंट जो है अचीव करी थी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, एंड आफ्टर दैट ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। तो जो कुछ भी बुधा जी ने सीखा, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने हाई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करी आफ्टर एनलाइटनमेंट, वो सब के बारे में उन्होंने जो है अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग स्टार्ट कर दी, सेरेमन्स देने स्टार्ट कर दिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम टू नोन एज बुधा। उसके बाद से उन्हें किस नाम से जाना लगा? बुधा। बुधा मतलब द अवेकेंड या फिर द एनलाइटेंड, क्योंकि उन्हें एनलाइटनमेंट हासिल कर ली थी। द बुधा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon इन द सिटी ऑफ बनारस। पहला sermon बुधा जी ने अपना कहाँ पे टीच करा था? इन द सिटी ऑफ बनारस, ठीक है। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर्स, यानी कि बनारस तो आपको पता ही है गाइस कितनी पवित्र जगह है हमारी बनारस, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है, बनारस। तो पहला sermon बुधा जी ने बनारस में दिया था और वो प्रेजर्व करके रखा गया, और वो बुधा की जो विजडम है एंड उनकी नॉलेज है अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको पूरा रिफ्लेक्ट करता है। तो लेट्स स्टडी द फर्स्ट sermon ऑफ बुधा जी, ठीक है। तो इस sermon में उन्होंने सीख दी थी कीसा गौतमी नाम की एक लेडी को, कीसा गौतमी, ठीक है। अब कीसा गौतमी का एक ही बेटा था, एंड अनफॉर्चुनेटली उनके उस बेटे की डेथ हो जाती है। जब उनको बेटे की डेथ होती है तो शी वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, बहुत परेशान होती है, वो सदमे में आ जाती है, उन्हें मतलब यकीन ही नहीं होता है। एंड वो अपने बेटे की डेड बॉडी लेके इधर से उधर लोगों के पास जाती हैं मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है, कि मेरा बेटा को ठीक कर दो, कोई मेडिसिन मुझे दे दो, ठीक है। एंड द पीपल सेड शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। और सब लोग कहते थे कि तुमने अपनी सेंसेस खो दी हैं, ये बच्चा अब मर गया है, ये जिंदा नहीं हो सकता है, मेडिसिन से भी नहीं होगा। और कीसा गौतमी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक बारी कीसा गौतमी एक आदमी से मिलती हैं, तो वो उनको कहती हैं, रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं अपने बेटे को कैसे ज़िंदा करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो जो है वो आदमी उनको कहता है, आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। तो वो आदमी उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे बेटे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, बट मैं तुम्हें एक किसी फिजिशियन का नाम बता सकता हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो कीसा गौतमी उन्हें कहती है, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए कौन है वो। और वो मैन रिप्लाई करता है, गो टू साक्यामुनि, गो टू साक्यामुनि द बुद्धा। तो वो जो आदमी है वो कीसा गौतमी जी को कहता है कि तुम जो है हेल्प मांगने के लिए बुद्धा के पास जाओ। तो एग्जैक्टली ऐसा ही करती है कीसा गौतमी जी, वो बुद्धा के पास जाती हैं और बोलती हैं, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, प्लीज़ मुझे आप कोई मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्धा कहते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। अब बुद्धा हम जो है कीसा गौतमी को कहते हैं, मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए, मुझे सरसों के दाने चाहिए। ओ गर्ल इन्जॉय प्रॉमिस टू ब्रिंग इट। तो जैसे ही कीसा गौतमी को पता चलता है कि उन्हें बस मस्टर्ड के सीड्स लाने होंगे और उनका बेटा ठीक हो जाएगा, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। गर्ल इन्जॉय लिखा है ना, वो खुश हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है मैं लेकर आऊँगी मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। अब बुद्धा जब वो प्रॉमिस कर देती है ना कि मैं ले आऊँगी मस्टर्ड सीड, तब बुद्धा एक और बात ऐड करते हैं। बुद्धा जी कहते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट द हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो बुद्धा जी ने पहले कीसा गौतमी को क्या कहा
कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा जो है ठीक हो जाए तो मेरे लिए मस्टर्ड के सीड लेकर आओ। तो कीसा गौतमी ने खुश होकर कहा हाँ मैं मस्टर्ड सीड ले आऊँगी। बट देन जब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं मस्टर्ड सीड ले आऊँगी, बुद्धा जी ने कहा, ऐड करा बात में कि मस्टर्ड सीड तुम्हें उस घर से लाने हैं जिन्होंने आज तक, जिस घर में आज तक किसी की डेथ ना हुई हो, ना ही किसी के बच्चे की, ना ही किसी के हस्बैंड की, पेरेंट की, या किसी के फ्रेंड की। एक ऐसे घर से मेरे लिए सीड्स लेकर आना जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ठीक है, तो कीसा गौतमी, पुअर कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। वो एक घर से दूसरे घर में जाती थी और लोगों से मांगती थी हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, और हर कोई उन अपने घर से मस्टर्ड सीड निकाल के लाके उन्हें दे देता था। किसी ने मना नहीं करा मस्टर्ड सीड देने को। बट जब वो पूछती थी मस्टर्ड सीड देने के बाद, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, तो उन्हें क्या आंसर मिलता था गाइस? वो यही कहते थे, अलास द लिविंग्स आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। लोग क्या कहते थे? ऑब्वियसली सबके घर में ही कभी ना कभी पास्ट में किसी ना किसी की जो है मृत्यु हुई थी। तो जब वो मस्टर्ड सीड दे देते थे और पूछती थी कीसा गौतमी की क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो सब क्या रिप्लाई करते थे उनको? अलास द लिविंग आर फ्यू, लिविंग लोग फ्यू हैं, बट द डेड आर मेनी, बहुत लोग मर चुके हैं। बट डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, प्लीज़ हमें हमारे डीपेस्ट ग्रीफ मतलब दुखों को याद मत दिलाओ हमसे पूछ के कि किसकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। एंड देयर वॉज नो हाउस सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई हाउस नहीं था जहाँ पे किसी ने अपने किसी प्रिय को ना खोया हो। तो इससे आपको समझ में आया दैट बुद्धा ने उन्हें क्या बोला? एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लाओ जहाँ पे किसी ने अपने किसी बिलवेड को, किसी प्रिय को खोया ना हो। बट जब कीसा गौतमी लोगों के घर गई तो सबके घर में ही उन्होंने ये सफरिंग झेली थी। ठीक है, हर किसी ने अपने किसी जो है बिलवेड को खोया था और सबने ये डीपेस्ट ग्रीफ जो था उसको जो है सहन करा था। तो कीसा गौतमी होपलेस होके बैठ जाती हैं साइड में, बहुत परेशान होती हैं, वो सिटी की लाइट्स को फ्लिकर अप होते हुए देख रही होती हैं। वो जो शहर में कहीं कोने में बैठ जाती हैं और वो जो शहर की लाइट्स थी उन्हें जो है जलते बुझते देख रही थी। वो देखती हैं कि लाइट्स एकदम से फ्लिकर अप होती है और फिर यूँ बुझ जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो अब जो है ये देख कर कि लाइट कैसे जलती है और फिर बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, कीसा गौतमी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द मैन। कीसा गौतमी जो है एक ह्यूमन बीइंग के फेट को भी इसी से कंसिडर करती है, समझ जाती है कनेक्शन कि जैसे जो है लाइट जली और एकदम से बुझ गई और अंधेरा हो जाता है, वैसे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है। हमारे में लाइफ होती है, हम फ्लिकर करते हैं, ठीक है, वी आर लिविंग, बट एक दिन ऐसा आएगा व्हेन हमारी लाइफ एक्सटिंग्विश हो जाएगी एंड वी विल डाई। और वो समझ जाती हैं दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। ठीक है, डेथ सबको आएगी, कोई भी जो पैदा हुआ है इस अर्थ पे उनको कभी ना कभी जो है मरना ही है। तो वो इस बात को समझ जाती हैं और सोचती हैं, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपनी ग्रीफ में कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए कॉमन है और वो समझ जाती है। बट देखो, डेथ कॉमन तो सबको है, कीसा गौतमी समझती है डेथ सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो कीसा गौतमी को समझ में आ गया कि डेथ तो कॉमन है, जो कोई इस संसार में पैदा हुआ है उसे कभी ना कभी तो डेथ का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वो मर जाएंगे। बट इस वैल्यू ऑफ डेजोलेशन मतलब लोनलीनेस और अनहैप्पीनेस होता है। तो कीसा गौतमी जो है लाइट्स को फ्लिकर करते हुए ये समझ गई गाइस कि जो बर्थ है एंड डेथ की साइकिल जो है वो एक हर ह्यूमन बीइंग के लिए कॉमन है। ठीक है, डेथ कभी ना कभी हर एक को फेस करनी पड़ेगी। बट वो ये समझ गई दैट, तो वो ये समझ गए कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है? मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब मर सकते हैं। बट उन्होंने एक चीज़ और समझी कि अगर जो है हमें इमॉर्टैलिटी हासिल करनी है, इमॉर्टल वही इंसान हो सकता है जो अपनी हर टाइप की सेल्फिशनेस को जो है, अपने हर टाइप के लालच को जो है सरेंडर कर देगा। देखो, ये हमें लास्ट लाइन में बताया गया है। तो कीसा गौतमी समझ जाती है, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, मैं कितनी सेल्फिश थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए ही है, यानी कि जो भी कोई मॉर्टल क्रीचर है वो कभी ना कभी तो मर ही जाएंगे। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, वैली ऑफ डेजोलेशन मतलब यहाँ हमारे संसार में देयर इज़ अ पाथ, एक ऐसा पाथ भी है, एक ऐसा रास्ता भी है जो हमें इमॉर्टैलिटी की तरफ लेके जाता है। इमॉर्टैलिटी मतलब अमर होना, कभी नहीं मरना। वो है रास्ता क्या कि अगर आप अपने सारी सेल्फिशनेस को, अपने सारे प्लेजर्स को, सब मोह माया का अगर आप त्याग कर दो, अपनी सारी लालच का अगर आप त्याग कर दो, तो दिस विल लीड टू यू टू अ पाथ ऑफ इमॉर्टैलिटी। फाइनली कीसा गौतमी जी को बुद्धा का समझाया हुआ मैसेज जो है समझ में आ जाता है। तो आपने देखा कैसे बुद्धा जी ने इनडायरेक्टली जो है कीसा गौतमी जी को इतना बड़ा मैसेज जो है समझा दिया कि अगर ये जो वर्ल्ड है हमारा गाइस, इसमें जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो कॉमन है सबके लिए।
ठीक है, हर कोई जो इस अर्थ पे आया है वो मॉर्टल क्रीचर्स हैं। मॉर्टल क्रीचर्स कभी ना कभी उनकी डेथ हो जाएगी। मॉर्टल मतलब जो जिंदा है, ठीक है। बट अगर कोई इस वैली ऑफ डेजोलेशन में एक ही रास्ता है जो हमें इमॉर्टैलिटी की तरफ ले जा सकता है, वो क्या है? जब हम अपनी सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दें। तो आगे मूव करते हैं हम अपने चैप्टर पे। अब बुद्धाज रिप्लाई टू कीसा गौतमी पढ़ते हैं हम। तो बुद्धा जी फाइनली क्या रिप्लाई करते हैं कीसा गौतमी जी को? तो वो बताते हैं उनको, देखो अगर हम इस लाइफ में जो है, अगर हम यहाँ पैदा हुए हैं धरती पे, तो हमारी जो लाइफ है वो छोटी होती है, ब्रीफ होती है और ट्रबल्ड कंबाइंड विद पेन होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ही जो लाइफ है उसमें कुछ सफरिंग है, परेशानियां हैं। एट टाइम्स वी ह्यूमन बींग्स ऑल, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं, सबकी लाइफ में कहीं ना कोई, हर कोई ना कोई परेशानी झेल रहे होते हैं और सबकी लाइफ ही शॉर्ट होती है और कंबाइंड विद पेन होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ। वो कीसा गौतमी जी को समझाते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई डेथ को अवॉइड कर सके। ही गेव एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल देते हैं उन्हें समझाने के लिए, जैसे कि एक राइप फ्रूट होता है, ठीक है, वो होता है डेंजर में फॉलिंग की, अब वो पक गया है तो अब वो गिर जाएगा। एक अर्दन वेसल यानी कि एक जो मटका, जो कोई भी पॉटर बनाता है वो कभी ना कभी तो टूटेगा ही। ऐसा तो नहीं है मटका बना है तो वो कभी नहीं टूटेगा, कभी ना कभी तो वो टूटेगा ही। सिमिलरली द मॉर्टल्स हैव द डेंजर ऑफ डेथ। ऐसे ही मॉर्टल, हम इंसान, हम जिंदा जो लोग हैं, सभी जिंदा प्राणी जो हैं, उनको भी कभी ना कभी तो डेथ को फेस करना ही पड़ेगा। वाइस मैन और फूल्स, रिच पीपल, पुअर, किंग, पीजन, ऑल विल सकम टू डेथ। चाहे कोई बहुत समझदार हो, चाहे कोई बहुत गरीब हो, चाहे कोई पागल हो, चाहे कोई बहुत गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई राजा हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, डेथ तो सबको ही आएगी, ठीक है, कभी ना कभी तो किसी की डेथ हो जाएगी। तो ये जब बुद्धा जी ने कीसा गौतमी जी को समझाया गाइस, उनको रिप्लाई करा, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। उन्होंने आगे उन्हें क्या समझाया? उन्होंने कहा वाइज मैन हो, फूल हो, रिच हो या कोई पुअर हो या कोई किंग हो, दैट इज फॉर ऑल, कोई भी हो उन्हें कभी ना कभी तो मरना ही होगा। कोई अपने बेटे को नहीं बता सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी वर्ल्ड है गाइस, इसमें डेथ इज कॉमन टू ऑल। कोई फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, कोई किन्समैन अपने रिश्तेदार को, किन्समैन मतलब एक रिश्तेदार जो होते हैं, कोई अपने रिश्तेदार को नहीं बता सकता है। जब किसी की डेथ होती है तो हर कोई ग्रीफ स्ट्रिकन होता है, हर किसी को सॉरो में होते हैं, वो इंसान बहुत परेशान होंगे, बट उनको नहीं पता है दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये एक लाइफ का पार्ट है। उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर करा विद ऑक्स एंड स्लॉटर हाउस। ऑक्स क्या होती है? बैल जैसे होती है ना गाइस। तो जैसे ऑक्स को स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है ना, कट करने के लिए, मारने के लिए, वैसे ही हमारे यहाँ जो ये पूरा वर्ल्ड है, वहाँ से मॉर्टल्स को भी जो है उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ऑक्स को स्लॉटर हाउस में ले जाके मार दिया जाता है, वैसे ही एक दिन ना एक दिन हर किसी का नियर एंड डियर वन और हर किसी को डेथ तो जो है इट इज़ ऑब्वियस, ठीक है। ये चीज़ बुद्धा जी ने उन्हें समझाई। उन्होंने कहा अगर हम इस वर्ल्ड में आए हैं, यहाँ वर्ल्ड में अगर हम आए हैं तो डिके एंड डेथ इज़ कॉमन, ठीक है। अगर हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो दुख भी मिलेगा हमें इस दर्द में, इस दुनिया में, और डिके भी मिलेगा, परेशानियां भी मिलेंगी, बट हमारा ड्यूटी क्या है कि हमें इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें इन संसार के दुखों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम इन संसार के दुखों को एक्सेप्ट कर लेंगे, रोना बंद कर देंगे, परेशान होना बंद कर देंगे, वीप करना बंद कर देंगे, तो हमें मन की शांति मिल जाएगी। बट उन्होंने ये भी समझाया कि कहना बहुत आसान है, मन की शांति मिल जाएगी। अगर आप भूल जाओ कि आपको कोई दर्द है, आप परेशान ना हो, तो आपको मन की शांति मिलेगी, अगर आप अपने दुख दर्द भूल जाओ तो। बट ये कहना बहुत आसान है। अगर किसी नियर एंड डियर वंस को अगर कोई खोता है तो उसके लिए उस चीज़ को भूलना बहुत मुश्किल है। वो भूल नहीं सकते इसको कि उनके किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई है। इनफैक्ट उनकी बॉडी सफ़र करती है। बुद्धा जी ने ये भी समझा, जब किसी की डेथ होती है तो उनको जो लोग प्यार करते हैं वो रोते हैं, उनकी याद में परेशान होते हैं और अपनी ही बॉडी को सफ़र करते हैं। उनके रोने से जो व्यक्ति मर गया है वो कभी ज़िंदा नहीं होगा। इनफैक्ट जो आप रो रहे होंगे उससे जो है आपकी खुद की बॉडी सफ़र होगी। तो इसलिए बुद्धा जी ने ये समझाया कीसा गौतमी जी को कि अगर किसी ने लैमेंटेशन मतलब दुख मनाना, कंप्लेंट करना और ग्रीफ को, इन सब के एरोज को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे। एरो मतलब ये लैमेंटेशन का जो दर्द जो आप सहते हो, कंप्लेंट करना कि अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ग्रीफ को, अगर इसको आपने अपनी लाइफ में से बाहर निकाल दिया, अपने मन से बाहर निकाल दिया, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, आपको मन की शांति मिल जाएगी। अगर आपको मन की शांति मिल जाएगी तो दुनिया का कोई भी दुख दर्द जो है उससे आपको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड यू विल फील दैट यू आर ब्लेस्ड। समझे? ये चीज़ उन्होंने समझाई।
कीसा गौतमी जी को कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, ठीक है, हर किसी को कभी ना कभी मरना है। तो इसलिए गाइस हमें इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें लैमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, हमें कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, हमें ग्रीफ नहीं करना चाहिए। और वो व्यक्ति जिसने ये तीनों चीज़ें अचीव कर ली, उन्होंने लैमेंटेशन बंद कर दी, कंप्लेंट कर दी, ग्रीफ करना बंद कर दिया, तो दे विल बिकम काम एंड कंपोज, और वो एक पीस ऑफ माइंड हासिल कर लेंगे, वो एक मन की शांति हासिल कर लेंगे। और जब उनका मन शांत होगा तो उसके बाद से ही और शी विल बी फ्री फ्रॉम एवरी सॉरो। जब आपका मन शांत है तो आपको किसी भी प्रकार के दुखों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार के दुखों से, तो यू विल फील यू आर ब्लेस्ड कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है एंड अब आपको किसी भी चीज़ जो है वो दुख नहीं पहुंचा सकती है। तो ऐसे बहुत डीप मीनिंग है गाइस इस sermon का समझने का। अगर हम शॉर्ट में देखें तो बुद्धा जी ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक राइप फ्रूट, जब एक फ्रूट पक जाता है तो उसके गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे ही एक ह्यूमन बींग की लाइफ हमेशा डेंजर में रहती है, कभी ना कभी हम मर सकते हैं। कोई फादर अपने सन को नहीं बचा सकता, कोई बड़े से बड़ा किंग अपने बेटे को नहीं बचा सकता, और कोई पॉटर जो है जो वो बर्तन बनाता है, कभी ना कभी वो मिट्टी का बर्तन टूटता ही है। वैसे ह्यूमन बींग्स की भी डेथ होनी ऑब्वियस है। तो जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो ग्रीफ करते हैं, जो रोते हैं, परेशान होते हैं, जैसे कीसा गौतमी जी अपने बेटे के लिए बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन थी, और खुद की ही उन्होंने जो है, हमारी खुद की हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। अगर हम ग्रीफ स्ट्रिकन होंगे तो जो इंसान रो रहा है उसकी हेल्थ पे ही इफेक्ट आएगा, वो पेल हो जाएंगे, परेशान होंगे, बट जो मर गया है वो कभी जिंदा नहीं होगा। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। बुद्धा जी ने कहा कि बेस्ट थिंग क्या है, एक्सेप्ट कर लेना सच्चाई को, और ये लैमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ जो है वो अपनी लाइफ में से हटा देना। अगर ये कर लिया तो यू विल अचीव अ पीस ऑफ माइंड, मन की शांति आपको मिलेगी, और जब आपका मन शांत रहेगा यू विल फील यू आर बेस्ट बाय गॉड। तो विद दिस ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे मैं आपको इसी तरीके से बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो लेट्स एंड द वीडियो। अगर आपको क्लास 10 इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। अगर आपको क्लास 10 SST पढ़नी है, प्लेलिस्ट गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, प्लेलिस्ट गिवन है। सो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, 1 मार्कर क्वेश्चन चाहिए, 2 मार्कर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम ID चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने क्लास 10 इंग्लिश का फुल सिलेबस अपलोड कर दिया, सो यू कैन गो एंड स्टडी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।